11 पढ़ेंगे। गाँव में। हम लोग बायोलॉजी पढ़ेंगे, ठीक है, क्लास 12 है ना। कहीं बायोलॉजी पढ़े हैं आप इससे पहले? 12th का, 12th का बायोलॉजी नहीं पढ़े? सिलेबस डिस्कशन कर लेते हैं आज, ठीक है। बायोलॉजी में क्लास 12th में क्या क्या पढ़ना है, पहले तो ये भी पता होना चाहिए, फिर ना उसके बाद चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। तो देखिए क्लास 12th में इस साल जो है कम से कम 30% जो सिलेबस घटाया गया था इस बार जोड़ दिया गया। इस बार सिलेबस क्या किया गया, जोड़ दिया गया। कम से कम 5 चैप्टर जो है वो इस साल जोड़े गए। 5 चैप्टर क्या किए गए, जोड़े गए हैं। ये पिछले साल और 4 साल कोरोना की वजह से हटा दिया गया था। कोरोना की वजह से क्या किया था, हटा। यानी कि इस बार आपको टोटल 16 चैप्टर पढ़ने हैं। टोटल कितने पढ़ने हैं, 16 चैप्टर पढ़ने हैं आपको। टोटल कितने पढ़ने हैं, 16 चैप्टर। इसमें 5 इकाई है। कितने इकाई है, 5 इकाई है। इसको नोट करते रहना आप। इकाई फर्स्ट, इकाई फर्स्ट जो है यह आपका है जनन। इकाई फर्स्ट क्या है, जनन। इंग्लिश में बोलते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन। इस इकाई में आपको 4 चैप्टर मिलेंगे। इस इकाई में कितने चैप्टर मिलेंगे, 4 चैप्टर मिलेंगे। पहला है जीवों में जनन। पहला है जीवों में जनन, ठीक है। पहला है जीवों में जनन। दूसरा चैप्टर है, पहला है जीवों में जनन और दूसरा आपको चैप्टर मिलेगा दूसरा चैप्टर मिलेगा आपको पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। तीसरा चैप्टर आपको मिलेगा मानव जनन। तीसरा क्या मिलेगा, मानव जनन। और चौथा चैप्टर मिलेगा आपका जनन स्वास्थ्य। मिलेगा जनन स्वास्थ्य मिलेगा। अब आता है दूसरा इकाई। इसके बाद कौन सा इकाई आएगा, दूसरा इकाई। ये इस पिछले साल जो है ये चैप्टर नहीं था आपका। जो पहला चैप्टर था वह पिछले साल नहीं था, यह तीनों चैप्टर थे। और इस पूरे इकाई से 14 नंबर का सवाल आता है। पूरे कितने नंबर का आते हैं, 14 मार्क्स के सवाल आते हैं। यानी इन चारों चैप्टरों से कितने नंबर के सवाल आएंगे, 14 मार्क्स के नंबर आएंगे। इसमें से कुछ नंबर क्वेश्चन उठाएगा, इसमें से कुछ क्वेश्चन उठाएगा, इसमें से कुछ क्वेश्चन उठाएगा और इसमें से, यानी टोटल वो कितने नंबर क्वेश्चन पूछेगा, 14 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। इसके बाद आता है इकाई 2। इकाई 2 है आपका आनुवांशिकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और पूरा ये यूनिट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट। आनुवांशिकता, हाँ इंग्लिश में बोलते हैं जेनेटिक्स। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स। इंग्लिश में बोलते हैं जेनेटिक्स। इंग्लिश में बोलते हैं जेनेटिक्स। इसमें से आपका 18 नंबर का क्वेश्चन आता है। यानी सबसे बड़ा जो चैप्टर है और सबसे ज्यादा नंबर जो होता है वो आनुवांशिकता आपको क्या करता है, देता है। पहला इसमें आएगा। अब अध्याय जो है आगे, अध्याय 4 वहां हो गया है, ये है आपका अध्याय 5। यहां से शुरू होता है अध्याय 5। तो अध्याय 5 है आपका वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। विविधता के सिद्धांत, ये। इसके बाद आता है आपका अध्याय 6।
अध्याय 6 में है आपका वंशागति के आणविक सिद्धांत। इसमें पूरा जेनेटिक्स रहेगा, वंशागति के आणविक आधार, या सिद्धांत लिख लीजिए या आधार लिख लीजिए, दोनों। और अगला आता है अध्याय 7। अध्याय 7, अध्याय 7 में है आपका विकास। ये चैप्टर पिछले साल नहीं था, विकास, इसको बोलते हैं इवोल्यूशन। ये चैप्टर आपका पिछले साल नहीं था, ये पूरा हटा दिया था। बड़ा लेंदी चैप्टर है, हालांकि इस साल जोड़ दिया है इसमें से। जैसे इसमें विकास चैप्टर में आपका होता है जैसे मानव के पूर्वज पहले कैसे थे और मानव के पूर्वज अब कैसे हैं, ये पूरा होता है। प्रक्रिया क्या होता है, धीरे धीरे इस विकास में बताता है। पहले आदि मानव के रूप में मानव था, अब धीरे धीरे परिवर्तन करके मानव आज ऐसा समय हो गया है जींस टी शर्ट पहन के घूम रहा है। पहले का मानव जैसा था, अब क्या है, विकास। हम लोग में भी क्या आता है, विकास आता है। हम लोग पिछले जमाने के जो बच्चे रहते थे, आज के जमाने के बच्चे से कुछ ना कुछ थोड़े से आगे हैं। पहले के मेंटली रूप से, पहले के जो बूढ़े लोग हैं उनका दिमाग का विकास थोड़ा सा कम है, अभी दिमाग का विकास आने वाले बच्चों का ज्यादा है। जैसे छोटे छोटे बच्चों में आप देखेंगे बहुत तेजी से सवाल पूछते हैं, तो ये सब क्या है, उन लोगों के अंदर विकास हो रहा है। तो इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है। अब आता है इकाई 3। टोटल 5 इकाई है, 5 इकाई में से 2 इकाई कंप्लीट हो गया सिलेबस। अब आता है आपका इकाई 3। इसमें आपको मिलेगा जीव विज्ञान एवं मानव कल्याण। जीव विज्ञान एवं मानव कल्याण। जीव विज्ञान एवं मानव कल्याण, जैसे बायोलॉजी शब्द है, यहाँ आपका पूरा जीव विज्ञान उसका मतलब हो गया। मानव कल्याण मतलब जो बायोलॉजी है वह मानव के कल्याण में किस तरह मदद कर सकता है। जैसे जो इंजेक्शन वगैरह बनाया जाता है, कोरोना वैक्सीन जो बनाई गई है वह आपका फिजिक्स के थ्रू बनाया नहीं है, मैथ के थ्रू बना नहीं है, बायोलॉजी डॉक्टर ही बनाया है, बहुत होगा वैज्ञानिक बनाया होगा। तो ये सब किसके थ्रू बनता है, बायोलॉजी के थ्रू। तो उसमें मानव के कल्याण के लिए जो जो कार्य किए जाएंगे वह इस इकाई में किए जाएंगे, वह पूरा किस इकाई में किए जाएंगे, इसमें। अब उससे रिलेटेड चैप्टर आएंगे आपके। तो इकाई 3 में आपका पहला 8वां चैप्टर आता है अध्याय 8। अध्याय 8 इसमें बताते हैं मानव स्वास्थ्य एवं रोग। मानव स्वास्थ्य एवं रोग, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। इसको बोलते हैं बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। कल्याण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेलफेयर बोलते हैं, है ना, वेलफेयर। इसमें से आपके 14 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। इसमें कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 14 मार्क्स के। पिछले वाले से 18 मार्क्स के, और इससे आपके 14 मार्क्स के, उससे पिछले वाले से भी 14 मार्क्स के क्वेश्चन आते थे। अब इसमें अध्याय 3 आएगा। तो पहला अध्याय हो गया मानव स्वास्थ्य एवं रोग, अगला अध्याय हो गया 9। अध्याय 9 आपका आएगा खाद्य उत्पादन। जो भी आप लोग खाना वगैरह खाते हैं, खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति, मतलब जो भी भोजन वगैरह करते हैं और वह शरीर के ऊपर कैसे वृद्धि करता है। जैसे कोई पौष्टिक आहार वाला अगर आप भोजन करते हैं उस पर भी ग्रोथ पे इफेक्ट पड़ता है। कोई पौष्टिक आहार वाला भोजन नहीं करते हैं, जैसे मार्केट में जितने भी जंक फूड मिलते हैं उसका पौष्टिक आहार से कोई लेना देना नहीं, उसका पौष्टिक आहार से कोई लेना देना नहीं। आदमी घर वाले सबसे पहले क्या मना करते हैं कि बाहर का खाना बंद करो, उसमें पौष्टिक आहार नहीं होते। बहुत से ऐसे खाद्य पदार्थ मिलेंगे जिनमें पौष्टिक आहार होता है। फल फ्रूट जितने भी खा लीजिए, आपके क्या होंगे, पौष्टिक आहार मिलेंगे, और आप उसके वो आपके शरीर में वृद्धि करेगा। उससे जो आप कार्य लेंगे वो अच्छा होगा। जैसे हाईली प्रोटीन वाला अगर आप भोजन करते हैं तो वह आपको ज्यादा एनर्जी देगा। जैसे प्रोटीन युक्त आप भोजन कोई करती हैं तो उसमें भोजन प्रोटीन एनर्जी के रूप में धीरे धीरे टूटता है। धीरे धीरे क्या होता है, प्रोटीन एनर्जी के रूप में टूटता है, और जितना अच्छा प्रोटीन आप खा ही रहेंगे उतना ज्यादा देर तक आप वर्क कर पाएंगे। तो वही होता है कार्यनीति। अगर आप कम भोजन लेंगी तो प्रोटीन कम बनेगा, आप काम कम करेंगे। जैसे खाली पेट आप जबरदस्ती बैठ के पढ़ लेंगे, क्योंकि जो प्रोटीन वगैरह या खाना आप पहले खाए थे
वह धीरे धीरे ग्लूकोज के रूप में टूटता है, एनर्जी के रूप में टूटता है। एक ऐसा समय आएगा पूरा एनर्जी खत्म हो जाएगा, अब क्षमता नहीं रहेगा बैठ के पढ़ने के लिए या कुछ काम करने के लिए। तो इसके लिए पौष्टिक आहार या ऐसा भोजन, खाद्य उत्पादन में वृद्धि, या आप उसको बढ़ाइए, उत्पादन वृद्धि में भी आप बढ़ा सकते हैं। जैसे मान लीजिए अच्छे किस्म का चावल, चावल की इतनी सारी वैरायटियां हैं, बहुत सारा राशन वाला चावल नहीं खाता है आदमी, कहता है कि इसमें ज़्यादा पौष्टिक आहार नहीं है, अच्छा नहीं है, उसके लिए बढ़िया बढ़िया वैरायटी, तो उसमें भी क्या आता है, वैरायटी आता है। अगला आपका अध्याय आएगा 10, अध्याय 10, अध्याय 10 है आपका मानव कल्याण। मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। इस चैप्टर में आपको, जैसे देखिए मानव कल्याण मतलब मानव की भलाई के लिए सूक्ष्म जीव, जितने भी छोटे जीव होते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, या कुछ ऐसे बैक्टीरियाएं होते हैं जो लाभदायक होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर दही वाला, मिल्क दूध में होता है, दही वाला होता है, दूध में जितनी बैक्टीरियाएं होती हैं यह लाभदायक होती हैं। तो इस चैप्टर में मानव की भलाई करने के लिए कौन कौन से सूक्ष्म जीव लाभदायक होते हैं उनके बारे में पढ़ना है। समझ में आ गया। अब अगला इकाई आएगा आपका इकाई 4। इकाई 4 जैव प्रौद्योगिकी। अच्छा ठीक, जैव प्रौद्योगिकी और उसके अनुप्रयोग, और उसके अनुप्रयोग, अनुप्रयोग, बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स यूजेस, यूजेस। इसमें आपका आएगा अध्याय 11, अध्याय 11, अध्याय 11 है जैव प्रौद्योगिकी एवं सिद्धांत। जैव प्रौद्योगिकी एवं सिद्धांत। देखिए बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है, बायो का मतलब हो रहा है जैव या जीव, टेक्नोलॉजी का मतलब होता है तकनीक। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत या टेक्निकल जुड़ा हुआ है। शब्द से क्या पता चल रहा है, टेक्निकल। जो आपकी कोरोना वैक्सीन होती है वह बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू बनाई जाती है। बायोटेक्नोलॉजी एक संस्था होती है, बायोटेक्नोलॉजी का पढ़ाई भी हो गया है। अगर आप लोग नॉर्मल एमएससी जैसे बीएससी हो गया, इंटरमीडिएट के बाद एक आपका कोर्स होता है बीएससी, तो बीएससी या तो बायो वाले बीएससी बायोलॉजी कर लेते हैं, या मैथ वाले बीएससी मैथ कर लेते हैं। एक पूरा एक सब्जेक्ट जोड़ दिया गया है बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी। ये आधुनिक बायोलॉजी है, ये पूरा आधुनिक विज्ञान है बायोटेक्नोलॉजी। इसके थ्रू जो वैक्सीन वगैरह बनाया गया है यह बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू ही बनाया गया है। ये एक ऐसा लैब होता है जिसमें केमिस्ट्री और बायोलॉजी का मिक्सर होता है, पूरा केमिस्ट्री और बायोलॉजी का क्या होता है, मिक्स होता है, तो बीएससी बायोटेक्नोलॉजी होता है। अगला इसमें अध्याय आएगा अध्याय 12, अध्याय 12 जैव प्रौद्योगिकी एवं, जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके प्रयोग, उसके प्रयोग। इसमें बायोटेक्नोलॉजी का पूरा सिद्धांत पढ़ना है कि क्या क्या आता है बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत, कैसे कैसे हम उसका बायोटेक्नोलॉजी के रूप में यूज करेंगे। और दूसरा आता है जैव प्रौद्योगिकी और उसका प्रयोग, उसका प्रयोग कैसे करेंगे। जैसे बायोटेक्नोलॉजी कोई संस्था हमने डाल दी, तो पहले तो बायोटेक्नोलॉजी समझने की कोशिश करेंगे कि है क्या, उसके बाद जो प्रयोग करेंगे बायोटेक्नोलॉजी समझने के बाद, वो आपका इस चैप्टर में आएगा। समझ में आया। तो बायोटेक्नोलॉजी और उसके प्रयोग। अगला आता है इकाई 5, लास्ट इकाई, इकाई 5। इस इकाई में आपको मिलेगा पारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी इसके बारे में तो जानते ही होंगे आप लोग, इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी
एवं पर्यावरण, एवं पर्यावरण, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, ये इकाई है पांचवा। इसमें आपका चैप्टर आएगा अध्याय 13, 4 चैप्टर इसमें आएंगे। अध्याय 13, पहला अध्याय इसमें आएगा आपका जीव एवं पर्यावरण, जीव एवं, बता देते, जीव एवं पर्यावरण, जीव एवं, इसको बोलते हैं इकोसिस्टम या इकोलॉजी, इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम। आप इसको आप ये भी लिख सकते हैं पूरा इन्वायरमेंट, 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 पूरा पर्यावरण बोलते हैं इसको, ठीक है। इसमें आपको 4 चैप्टर मिलेगा। अध्याय 5 यूनिट 5 में आपको कितने चैप्टर मिलेंगे? 4। पहला चैप्टर होगा जीव एवं पर्यावरण, और अध्याय जो अगला चैप्टर होगा 14, इसमें आपको मिलेगा परितंत्र, इसको बोलते हैं इकोसिस्टम पूरा, इसको बोलते हैं परितंत्र इकोसिस्टम। अध्याय 15 इसके बाद आएगा। इसमें 4 चैप्टर मिलेंगे। पिछले साल 2 चैप्टर इसमें से हटा दिया था, इस बार आपको पूरा चारों चैप्टर का कर दिया है, जोड़ दिया। अगला मिलेगा जैव विविधता एवं संरक्षण, जैव विविधता एवं संरक्षण, जैव विविधता एवं संरक्षण। लास्ट चैप्टर आएगा पूरे अध्याय 16। मैंने कहा इसमें इस बार कितना पढ़ना है? पूरा 16वां चैप्टर पढ़ना है। लास्ट चैप्टर आएगा पर्यावरण के मुद्दे, पर्यावरण के मुद्दे। इतना पूरा आपका क्या हो जाता है, टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। 16 चैप्टर एकदम पूरा पढ़ना है। पिछले साल देखिए, एक आपका जीव एवं पर्यावरण ये हटा दिया था पिछले साल, और उसके बाद आपका ये हटा दिया था, यानी ये दोनों रखा था पूरा, और आपका इसमें से 2 चैप्टर, ये इसमें से दोनों चैप्टर थे, इनको नहीं हटाया था। इकाई 4 पूरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर कोई हम आपसे बताए ना आगे बीएससी अगर वगैरह किसी को करना रहता है तो वो पूरा इसी से कर लेता है, यानी 3 साल बीएससी वो बायोटेक्नोलॉजी से ही करेगा। ये इतना बड़ा ब्रांच होता है कि पूरा 3 साल यही पढ़ रहा है, बायोटेक्नोलॉजी ही पढ़ रहा है। अब मान लीजिए हमको बीएससी करना है, आपको बीएससी करना है, तो आप अगर बीएससी बायोलॉजी लेंगे तो उसमें पूरे चैप्टर मिलेंगे उसको। इतने 16 चैप्टर, हो सकता है कुछ और जोड़ दे एक्स्ट्रा, क्योंकि हाई लेवल का पढ़ा रहा है। लेकिन अगर किसी को बीएससी बायोटेक्नोलॉजी करना है तो वो इन्हीं दोनों टॉपिकों पर पूरा 3 साल पढ़ता है। उसमें अलग अलग टॉपिक्स मिल जाएंगे बीएससी टेक्नोलॉजी करने के लिए, इंजेक्शन बनाने की, इंसुलिन बनाने की विधियां बनाने के लिए इसमें मिल जाएगा। समझ में आया? तो ये रहा आपका पूरा। इसमें से आपका 10 नंबर का सवाल आता है एकदम लास्ट वाले में से। इसमें से कितने मार्क्स का आता है? 10 मार्क्स का। इसको लिख लीजिए। देखिए इसमें से, सॉरी, इसमें से आपका 14 आएगा, और ये वाला आपका 10 मार्क्स आएगा। 10 मार्क्स इसमें से आएगा, बायोटेक्नोलॉजी में से 10 मार्क्स के, और इसमें से 10 मार्क्स के। अब थोड़ा सा कुछ ऊपर लेते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट। देखिए जो बायोलॉजी शब्द है, सबसे पहले सुन, जो बायोलॉजी शब्द है वह 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, बायो प्लस लॉजी, बायो प्लस लॉजी, बायो प्लस लॉजी। बायो का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, इंग्लिश में बता रहे हैं ये वाला, लिविंग ऑर्गेनिज्म। हिंदी में बोलते हैं जीवित जीव, हिंदी में क्या बोलते हैं? जीवित जीव। और लॉजी का अर्थ होता है, इंग्लिश में लॉगस बोलते हैं, लॉगस, जिसका मतलब होता है के बारे में अध्ययन, के बारे में अध्ययन। हाँ सब नोट कर लीजिए, के बारे में अध्ययन। तो अब यहां से आप देख रहे होंगे पूरा शब्द मिलाएंगे, जीवित जीव के बारे में अध्ययन, तो उसको क्या बोलते हैं? बायोलॉजी। यानी कि बायोलॉजी एक ऐसी विज्ञान है, विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं की क्या करते हैं?
अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। समझ में आया? देखिए बायोलॉजी की जो खोज है या जनक जिसको बोलते हैं, बायोलॉजी का जनक अरस्तु को कहते हैं। बायोलॉजी का जनक किसको कहते हैं? अरस्तु। इंग्लिश में बोलते हैं एरिस्टोटल। एरिस्टोटल। बायोलॉजी का जनक किसे कहते हैं? अरस्तु को कहते हैं। मुख्य रूप से हाँ, उसका नाम है जैसे ग्रीक वर्ड जो होता है, ग्रीक वर्ड, ग्रीस एक देश होगा, आप लोग सुने होंगे यूनान वगैरह, ग्रीस, तो वहां के जो नाम होते हैं वो इंग्लिश में ऐसे होते हैं एरिस्टोटल, और हिंदी में जब प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो उसका अरस्तु निकलता है। तो अब देखिए जो बायोलॉजी है वो आपका दो प्रकार का होता है। बायोलॉजी कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक होता है जंतु विज्ञान, एक होता है वनस्पति विज्ञान। एक होता है वनस्पति विज्ञान। जीव विज्ञान को इंग्लिश में, जंतु विज्ञान को इंग्लिश में जूलॉजी कहते हैं। जंतु विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जूलॉजी कहते हैं। और वनस्पति विज्ञान को इंग्लिश में बॉटनी कहते हैं। ये आपकी बायोलॉजी की दो ब्रांचेज हैं। किसी को अगर आगे कोई हायर लेवल का पढ़ाई करता है, जैसे बीएससी कर लिया और उसके बाद एमएससी कर रहा है, तो उनमें से फिर उसको एक सब्जेक्ट चुनना होता है यहाँ से। अगर उसको मास्टर ऑफ साइंस करना है, एमएससी करना है, तो उसको किसी एक सब्जेक्ट को चुनना पड़ेगा। या तो वो जूलॉजी से कर पाएगा या तो वो वनस्पति विज्ञान से कर पाएगा। 2 साल के अंदर, 2 साल का क्या होता है? कोर्स होता है। अगर वो पास आउट करने के बाद, इससे पास आउट करने के बाद इससे भी करना चाहता है, इससे भी कर सकता है, लेकिन एक साथ वो नहीं कर सकता है, उसको क्या करना पड़ेगा? एक ही हो। तो जंतु विज्ञान के जो जनक होते हैं उनको भी अरस्तु बोलते हैं। जो जंतु विज्ञान का जनक है वो अरस्तु होता है। लेकिन जो वनस्पति विज्ञान का जनक है, वनस्पति विज्ञान का जनक है, उसको बोलते हैं थियोफ्रेस्टस। उसको क्या बोलते हैं? थियोफ्रेस्टस। ये थोड़ा सा अब बोर्ड एग्जामिनेशन में ज्यादातर ये वाला सवाल क्या कर देता है? पूछ देता है। थियोफ्रेस्टस बोलते हैं। और बोर्ड एग्जामिनेशन में अगर बहुविकल्पी आता है तो ज्यादातर वो यही पूछता है कि वनस्पति विज्ञान के जनक या पिता किसे कहते हैं। तो आपको क्या लगाना है? थियोफ्रेस्टस लगाना है। 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें आपका अरस्तु भी रहेगा, थियोफ्रेस्टस भी रहेगा, लाइमार्क भी रहेगा और डार्विन भी रहेगा। ये सब आगे पढ़ना है, हो सकता है आप 11th में इन सबको सुने भी होंगे, लाइमार्क बाद और डार्विन बाद। तो इन सब चारों ऑप्शन दे देता है और पूछता है वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, तो आप लोग कौन सा लगाएंगे? थियोफ्रेस्टस लगाएंगे। समझ में आया? अब एक शब्द आता है जैसे मान लीजिए जनन। मान लीजिए पहला चैप्टर अगर हम डालते हैं, इसको नोट कर लिया। आपका इकाई जो फर्स्ट है, इकाई फर्स्ट वो है जनन। इकाई क्या है? फर्स्ट जो है वो है जनन। उसमें पहला अध्याय जो है वो है जीवों में जनन। जीवों में जनन। तो सबसे पहले एक शब्द आता है जनन, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है? जब कोई जीव अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, जैसे मान लीजिए कोई जीव है, जानवर है या इंसान है, अगर वह जनन प्रक्रिया करके नए संतानों की उत्पत्ति नहीं करता है तो धीरे धीरे इंसानों की जाति क्या होगी? लुप्त हो जाएगी। तो इसीलिए जनन ऐसी प्रक्रिया है, जनन ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई जीव अपने अस्तित्व को, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए संतान उत्पत्ति करती है। संतान उत्पत्ति करती है। संतान उत्पत्ति करती है। जनन ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई जीव
अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए संतान उत्पत्ति करती है। अगर क्या हो जाएगा, अगर धरती से धीरे धीरे इंसान गायब होने लगेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि पूरे इंसान क्या हो जाएंगे, धरती से गायब हो जाएंगे। तो इसी चीज के लिए जनन प्रक्रिया होती है। प्रत्येक जीव, जितने भी जीव हैं सभी क्या करते हैं, जनन करते हैं। उसके बाद एक शब्द आता है आपका लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन, इसको हिंदी में बोलते हैं जीवन अवधि। इसको क्या बोलते हैं, जीवन अवधि। हाँ, इसी से टॉपिक से रिलेटेड है जीवन अवधि। जीवन अवधि क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि किसी कोई जीव है या कोई सजीव है, उसके जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक, इस बात का ख्याल रखिएगा, प्राकृतिक मृत्यु तक की घटना या अवस्था जीवन अवधि कहलाती है। जीवन अवधि कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मान लीजिए कोई बच्चे जो हैं जन्म लेते हैं, जन्म के बाद उनकी अवस्था आएगी, यौनावस्था आएगी, धीरे धीरे बूढ़े हो जाएंगे बच्चे, और वह प्राकृतिक मृत्यु करेंगे कि उम्र हो गया है, बुढ़ापे चले गए हैं, तब जाके उनकी क्या हो गई है, डेथ हो गई है, तो वह कहलाएगी जीवन अवधि। वह अवधि का मतलब काल होता है या समय होता है। अवधि का मतलब क्या होता है, काल, जीवन काल। जो आदमी शब्द बोलता है ना, जीवन काल उसका कितना था, तो जीवन काल या जीवन अवधि, इसको क्या बोलते हैं, समय। तो कोई भी सजीव जन्म से लेकर अगर प्राकृतिक मृत्यु को प्राप्त होता है तो वह क्या कहलाएगा, लाइफ स्पैन कहलाएगा, जीवन अवधि कहलाएगा। अगर एक्सीडेंट वगैरह हो गया रास्ते में, 20-22 साल का है, चल रहा है रोड पे, उड़िया गया गाड़ी से आए, तो वो आपका लाइफ स्पैन में नहीं आएगा, वो आपका लाइफ स्पैन में नहीं आएगा। प्राकृतिक रूप से बर्थ और प्राकृतिक रूप से डेथ, वो क्या कहलाएगा, जीवन अवधि कहलाएगा। हाँ, जैसे मानव की अवधि है, अभी हम कुछ, हाँ, बुढ़ापे के कारण अगर उसकी मृत्यु होती है तो वह क्या है, आपका जीवन अवधि में वो अंतर्गत आएगा, कि वह एक आयु अपनी, जैसे मानव की अवधि है। अभी हम कुछ अवधियों के बारे में बताएंगे, कुछ जीवों की अवधियों के बारे में कि किनकी अवधि कितनी होती है, तो वो उससे आपको क्या होगा, पता लग जाएगा। इसको आप क्या करिए, नोट कर लीजिए। हो गया। देखिए कुछ जीव जो है, कुछ जीवों की जीवन अवधि, कुछ जीवों की जीवन अवधि, अभी हम आपको बताए हैं जीवन अवधि क्या होता है। नेचुरल बोर्न टू नेचुरल डेथ, ये क्या कहलाता है, लाइफ स्पैन। ये क्या कहलाता है, लाइफ स्पैन कहलाता है। उसमें कुछ जीव आएंगे जैसे हाथी, ये सब बोर्ड एग्जाम में पूछता है। हाथी का जीवन काल कितना होता है, 60 से आपका 65 या 70, हाँ 80 से 90 वर्ष इसकी अवधि होती है। हाथी की अवधि, जीवन अवधि कितनी होती है, 80 से 90 वर्ष, यानी एक एवरेज निकाला जाता है लगभग, कि अगर कोई हाथी है उसकी लगभग जीवन अवधि कितने वर्ष होती है, तो 80 से 90 वर्ष तक हाथी क्या रहता है, जिंदा रहता है। मानव की ले लें तो मानव की उम्र घट गई है, 65 से 70 वर्ष मानव की अवधि हो गई है, जीवन अवधि। तो जीवन अवधि का मतलब यही कि प्राकृतिक रूप से जन्म लिया है और बुढ़ापे में क्या होगा, उसकी मृत्यु होगी। तो अगर हाथी का जो जीवन अवधि है वो प्राकृतिक रूप से बर्न करने के बाद वह 90 वर्ष तक क्या रहेगा, जीवित रहेगा। हो सकता है कोई 90 वर्ष से ज्यादा जी जाए, ये सब औसत होता है, एवरेज। इतने हाथी क्या रहते हैं, अधिकांशतः जीते हैं। समझ में आया। तोता जो होता है, इस सबको नोट कर लीजिएगा, तोता जो होता है उसकी उम्र होती है 140 वर्ष। तोता क्या होता है, 140 वर्ष इसकी जीवन अवधि होती है।
तोता जो होता है 140 साल जीता है। तोते की जीवन अवधि कितनी होती है? 140 वर्ष। और आपका एक और आ जाएगा कुत्ता। ये सब बोर्ड में पूछता है, बहुविकल्पीय में क्या करता है, पूछता है। कुत्ते की जीवन अवधि जो होती है वह 25 से 30 वर्ष होती है। 25 से 30 वर्ष होती है। गाय की जो होती है, गाय की जीवन अवधि जो होती है वह 22 से 25 वर्ष होती है। 22 से 25 वर्ष होती है। घोड़े या घोड़ा, घोड़ा का जो जीवन अवधि होता है वह 60 वर्ष होता है। घोड़ा का जीवन अवधि कितना होता है? 60 वर्ष होता है। मगरमच्छ, मगरमच्छ की भी जीवन अवधि जो होती है वो 60 वर्ष होती है। मगरमच्छ की जीवन अवधि कितनी होती है? 60 वर्ष होती है। कछुआ जो होता है वह 100 से 150 वर्ष जीता है। अभी हाल ही में एक कछुआ मिला है जो करीब करीब 300 से 400 साल पुराना है। वो इतना बड़ा है, पूरा साइज में बड़ा है, और वो बूढ़ा हो गया है एकदम। तो उसकी मैंने ये बताया ना कि ये सब जो है वो लगभग में है। ये जरूरी नहीं कि हाथी घोड़ा का उम्र 60 साल हो जाएगा वो अगले दिन गिर के मर जाएगा। ये लगभग में है कि 60 हो सकता है, 62 साल जी हो सकता है, 85 साल में डेथ हो जाए, लेकिन नेचुरल डेथ 50 साल के बाद वो शरीर में बीमारियां लग गई हो, धीरे धीरे खत्म हो रहा हो, या चलने की कैपेसिटी ना रही हो, तो वह एज क्या हो जाता है? 60 साल में मर जाता है। ऐसा सभी के साथ, ठीक है। उसके बाद कौवा आता है। ये सब एनसीईआरटी में आपके दिए हुए हैं, किताबों में है, और इससे बाहर आप लोग का बोर्ड में नहीं जाएगा। कौवा का जो होता है वो 15 साल होता है, जीवन अवधि 15 साल होता है। तितली जो होती है, तितली, तितली की जो जीवन अवधि होती है वह आपका 1 से 2 हफ्ते होती है। हाँ, तितली की जो जीवन काल होती है कितनी होती है? 1 से 2 हफ्ते होती है। केले का पेड़, केले का पेड़, इसकी जो जीवन अवधि होती है वह 25 वर्ष होती है। 25 वर्ष। गुलाब, ये सब एनसीईआरटी की किताब में दी हुई है, ठीक है। तो इसलिए जो आप लोग 12th की एनसीईआरटी बताया में इतना सारा दिया हुआ है, इससे बाहर वो ना तो पूछेगा और ना ही आने वाला। इन्हीं सबों में से कोई एक उठा देगा। जैसे बोर्ड में एग्जामिनेशन में क्वेश्चन क्या बनाता है, जैसे बोल देगा गाय की जीवन अवधि कितनी होती है, जैसे हम प्रश्न में दिखा देते हैं, प्रश्न बोर्ड में रहेगा, बहुविकल्पीय बता रहे हैं, गाय की जीवन अवधि, गाय की जीवन अवधि कितने वर्ष होती है, कितने वर्ष होती है। ऑप्शन दे देगा आपको ए, बी, सी और डी। इनमें से जैसे अब गाय का आपको पता है, गाय का कितना होता है? 22 से 25 साल। तो ऑप्शन दे देगा 20 से 22 साल, 20 से 22 वर्ष, 20 से 28 वर्ष, या 30 से 40 वर्ष, या 22 से 25 वर्ष। 22 से 25 वर्ष। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? फोर्थ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 22 से 25। हालांकि इतना करीब वो ऑप्शन नहीं देता है, वो कम से कम उठा के देगा 30 से 40, 50 से 60, या और जो करेक्ट वाला रहेगा उसको दे देगा, है ना। ये तो मैंने बहुत एक्यूरेट बता दिया है कि जैसे यहाँ से 20 से 25, वो एकदम दूर दूर पे ऑप्शन देगा, तुरंत आदमी क्या कर लेता है? गेस कर लेता है। समझ में आया? इतना नोट कर लीजिए। गुलाब का कितना दिन होता है? गुलाब का आपका 5 से 9 वर्ष। यानी गुलाब का पेड़ जो होता है वो 5 से 9 साल तक टिका रहता है, उसके बाद सूख के क्या होता है? खत्म हो जाता है। उसके बाद आता है धान। धान मतलब चावल, है ना। आप लोग धान के फॉर्म में ही लेके आते हैं, फिर उसको कूट उट के चावल निकाला जाता है। गाँव में देखिए कि नहीं? तो धान को लाया जाता है खेतों से तोड़ के, फिर उसमें से क्या किया जाता है? चावल निकाला जाता है। तो धान का जो होता है वो 3 से 4 महीने होता है। 3 से 4 महीने होता है ना। धान की कटाई करने लोग जाते हैं, तो धान की कटाई 4 महीने में क्या हो जाता है? हो जाता है। उसके बाद आपका आता है बरगद का वृक्ष, लास्ट। बरगद का जो वृक्ष होता है वो 200 से 300 वर्ष, यानी बरगद का पेड़ जो होता है 200 से 300 साल तक टिका रहता है। उसके बाद वो क्या होता है? धीरे धीरे खत्म हो जाता है। सारा नोट हो गया?
अब लिख लो सारा एक बकायदे, हम उसको लिखवा देते हैं एक सिस्टमेटिक पूरा। ठीक है, पहले लिखो वो डालो हेडिंग जनन। उसका डिफिनीशन सहित हम क्या कर देते हैं, लिखवा देते हैं। पहला लिखिए जनन, लिखिए। सजीव अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, सजीव अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए संतान उत्पत्ति करता है, संतान उत्पत्ति करता है। जनन कहलाता है, जनन कहलाता है। जनन कहलाता है। फिर लिखिए बायोलॉजी, बायोलॉजी लाइन छोड़ के नीचे से लिखिए, या जीव विज्ञान दो शब्दों से मिलकर, जीव विज्ञान दो शब्दों से मिलकर, दो शब्दों से मिलकर बनी है। बायो प्लस लॉजी, बायो प्लस लॉजी हो गया। बायो का अर्थ है, नीचे डैश करके लिखिए, बायो का अर्थ है, बायो का अर्थ है जीवित जीव, तथा लॉजी का अर्थ है के बारे में अध्ययन करना, के बारे में अध्ययन करना। स्टार बनाइए और लिखिए जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है, जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु को कहा जाता है। देखिए जीव विज्ञान मुख्यतः दो प्रकार का होता है, जीव विज्ञान मुख्यतः दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। पहला लिखिए जंतु विज्ञान, हाँ इंग्लिश में बोलते हैं जूलॉजी। हो गया, इसकी परिभाषा भी लिख लीजिए। जीव विज्ञान की वह शाखा है, जूलॉजी में, जूलॉजी में लिख लीजिए, जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम, हाँ जिसके अंतर्गत हम जीवों का अध्ययन करते हैं, जिसके अंतर्गत हम जीवों का अध्ययन करते हैं, जीवों का अध्ययन करते हैं, जीव विज्ञान कहलाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। दूसरा लिखिए वनस्पति विज्ञान, या दूसरी शाखा है जीव विज्ञान। विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, वह शाखा ब्रांच यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम वनस्पतियों अर्थात पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं,
वनस्पतियों अर्थात पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस को कहते हैं। लिख देते हैं एक बार फिर से, थियोफ्रेस्टस को कहते हैं। थियोफ्रेस्टस को कहते हैं। अगला हेडिंग डालिए, जीवन अवधि, लाइफ स्पैन। बताएंगे किसको कहते हैं लाइफ स्पैन? लाइफ स्पैन, जीवन अवधि। SPAN, लाइफ स्पैन, जीवन अवधि। जीवन अवधि हो गया। लिखिए, जीवों में जन्म के पश्चात, जीवों में जन्म के पश्चात प्राकृतिक मृत्यु की अवस्था, प्राकृतिक मृत्यु की अवस्था जीवन अवधि या लाइफ स्पैन कहलाती है। लाइफ स्पैन कहलाती है। हो गया। लिखिए, एक और स्टार बनाकर लाइन लिखिए, जीवों के जीवन अवधि, जीवों के जीवन अवधि उनके आकार से संबंधित नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ? मिटा देते हैं। जीवों की जीवन अवधि, यही बोले हैं ना, जीवों की जीवन अवधि उनके आकार से संबंधित नहीं है। आकार से संबंधित नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया? जैसे मान लीजिए कि कोई जानवर बहुत बड़ा है और कोई जानवर बहुत छोटा है, तो यह इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि अगर साइज में बड़ा है तो उसका उम्र ज्यादा रहेगा और साइज में छोटा है तो उम्र कम रहेगा। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, यहाँ अभी लिखे थे तोता। तोता का उम्र कितना है? 140 वर्ष। और हाथी, घोड़ा, गधा ये सब उससे बड़े हैं, लेकिन उनकी उम्र उतनी ज्यादा नहीं है। कुत्ते की उम्र देखिए 25 से 30 वर्ष। तोते का उम्र साइज में छोटा है। इसके ऊपर है हाथी। हाथी का उम्र 90 साल ही है, 80 से 90 साल। यही बात वो कह रहा है। नोट में क्या कहा है कि यह बिल्कुल संबंधित नहीं है कि अगर कोई साइज में क्या है, बड़ा है, अगर वो कोई साइज में बड़ा है तो उसका क्या करेंगे, उसका उम्र ज्यादा होगा, और जो साइज में छोटा है उसका उम्र क्या होगा, कम होगा। यह बिल्कुल इस बात पर क्या करता है, निर्भर नहीं करता। समझ में आया? कल से जो है, जो रिप्रोडक्शन चैप्टर है आपका पहला, उसको पूरे डिटेल से क्या करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे। हाँ,